जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज के इस एडिटोरियल के वीडियो में बहुत ज़्यादा स्वागत है। डेट है आज की 24 जनवरी और दोस्तों आज के डिस्कशन में दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को हम डिस्कस करेंगे। दोनों ही द हिंदू में आए हैं और दोनों ही आर्टिकल्स गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन से संबंधित हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो रहेगा। एक आर्टिकल यहां पे हम बात करेंगे डेटा प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स के बारे में। डेटा प्रोटेक्शन कानून बनाना हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, जिसके चलते काफ़ी सारे प्रपोजल्स भी रखे गए हैं एंड अभी उम्मीद करते हैं कि आने वाले इस साल में कि डेटा प्रोटेक्शन कानून स्थापित किया जाएगा यहाँ पे। लेकिन बच्चों की बात करें, बिकॉज आज के टाइम पे हर एक बच्चा इंटरनेट पे है, हर एक बच्चे का अकाउंट फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे है, हर कोई यूट्यूब को एक्सेस करता है। तो बच्चों के लिए कितना सेफ है इंटरनेट को कंज्यूम करना, कैसा कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं, इसके बारे हम बात करेंगे। डेटा प्रोटेक्शन बच्चों के लिए ज़रूरी क्यों है। और एक आर्टिकल अगेन, ये काफ़ी दिनों से ये जो विषय है, ये जो टॉपिक है, न्यूज़पेपर्स में आ रहा है। अभी रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था, जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस के द्वारा रखी गई थी कि कैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अट्रैक्ट किया जा सकता है कि वो भी अपने कैंपसेस इंडिया में खोलें। तो ये आर्टिकल अगेन हिंदू में आया है, किसी और कॉलमनिस्ट ने लिखा है, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ हफ्ते पहले की बात है। प्रताप भानु मेहता का एक आर्टिकल था इस विषय से संबंधित, वो हमने डिस्कस किया था। तो आज देखेंगे इस आर्टिकल में कॉलमनिस्ट क्या कहते हैं। शुरू करने से पहले बस आपको ये बताना चाहता हूं, एक सीरियस एस्पिरेंट, एक सीरियस स्टूडेंट जो कि अपना प्रीलिम्स देना चाह रहा है इस बार 28 मई 2023 को, तो आई एम श्योर आप एक टेस्ट सीरीज की तलाश में होंगे। अब टेस्ट सीरीज काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस के द्वारा बनाई जाती हैं, काफ़ी सारी आप टेस्ट सीरीज ऑफलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी ले सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज बहुत स्पेशल है, स्लीपी क्लासेस के द्वारा जो टेस्ट सीरीज बनाई गई है, यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन होगा स्टैटिक क्वेश्चंस का भी, पीवाईक्यूज का भी और करंट अफेयर्स का भी, बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ यूपीएससी। ना यूपीएससी का पैटर्न बहुत अनएक्सपेक्टेड है, हैविंग सेड दैट, बट हमारी कोशिश रहती है कि कैसे हम ये टेस्ट सीरीज को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं और कैसे ये टेस्ट सीरीज आपके भी काम आ सकती हैं। यदि आप ये टेस्ट सीरीज का कोर्स लेना चाहें तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पे बेहिचक बिना हेसिटेशन के कॉल कर सकते हैं, पूरी असिस्टेंस आपको दी जाएगी। पहला आर्टिकल आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, नीडेड अ न्यू अप्रोच टू डेटा प्रोटेक्शन फॉर माइनर्स। अब अक्सर 18 साल से उम्र के कम के जो बच्चे होते हैं उनको माइनर्स कहते हैं, 18 एंड अबव को हम अडल्ट्स कहते हैं। टीनेजर्स आज के टाइम पे, पैंडेमिक के बाद तो अब देखिए टीनेजर्स ज्यादा ही इंटरनेट पे बैठे हैं, बल्कि पेरेंट्स कहते हैं कि आप बाहर खेलने क्यों नहीं जाते हैं, सारा टाइम इंटरनेट पे ही बैठे होते हैं, गेम्स खेल रहे होते हैं। अब पेरेंट्स को क्या पता कि बच्चा इंटरनेट पे क्या कर रहा है, क्या वो पॉर्न देख रहा है, क्या वो यूट्यूब वीडियो देख रहा है, क्या वो एजुकेटिव वीडियो देख रहा है, क्या वो एजुकेटिव कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। हमको नहीं पता कि बच्चे कैसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। हम तो बच्चों को समझा सकते हैं। चलो, पेरेंट्स की जिम्मेवारी बनती है, बड़ों की जिम्मेवारी बनती है, बच्चों के अगर बड़े भाई बहन उनकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को ऐसा डिजाइन करें जो कि सेफ है फॉर द कंजम्पशन ऑफ चिल्ड्रन। तो सवाल यहां पे ये आता है कि कितना फ्रीली शुड द इंडियन टीनेजर्स यानी कि 13 ईयर्स से लेकर 17 ईयर्स की जो एज के बीच में जो बच्चे होते हैं, 13 से 17 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं, तो कितना सेफ और कितना फ्रीली जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, कितना वो सेफली इंटरनेट को कंज्यूम कर सकते हैं और क्या जिम्मेवारी बनती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की, यूट्यूब हो, गूगल हो, इंस्टाग्राम, ट्विटर एटसेट्रा एटसेट्रा। इन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारा एजुकेटिव कंटेंट भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। ये नहीं कि सारा का सारा कंटेंट यहाँ पे बहुत खराब होता है, लेकिन सोचने की बात है कि हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल एम्बिशंस के टुवर्ड्स मूव करना चाहते हैं। तो बच्चे जो हैं हमारे, वो तो भविष्य है हमारा। और इनफैक्ट अगर हमने, जैसे कहा जाता है कि 2020 से लेकर 2030 दिस इज द डेकेड ऑफ टेकेड, कि बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इन 6-7 सालों में बाय 2030 आने वाली हैं। तो अब इन टेक्नोलॉजी के बारे बच्चों को ज़्यादा पता होता है, आने वाले टाइम में बच्चों को इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना है। अब जो ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, ये अभी प्रोवाइड करता है फॉर मैंडेटरी पेरेंटल कंसेंट कि अगर कोई भी ऐसी डेटा प्रोसेसिंग एक्टिविटीज, यानी कि बच्चों ने किसी भी किस्म का कंटेंट अगर कंज्यूम करना है, अब कैसा वो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, कैसा नहीं कर रहे हैं, तो पेरेंटल कंसेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिल्ड्रन यानी कि माइनर्स, यानी कि जिस बच्चे की उम्र 18 साल से कम की हो, है ना, टीनेजर्स 13 से 17 कहा जाता है। अब ये प्रपोजल में, इस बिल में क्या क्या थोड़ी यहाँ पे कमी पेशी है, क्या क्या लूप होल्स है, उसके बारे में बात करेंगे।
तो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को इंसेंटिवाइज क्यों नहीं कर रहे हैं? को रेगुलेशन की बात आती है कि चलो पेरेंट्स अपनी जिम्मेवारी निभाएं, वो ठीक है, लेकिन आज के टाइम देखा जाता है कि बहुत सारी बातें इंटरनेट पे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता, ज्यादा हायर डिजिटल लिटरेसी रेट्स नहीं है। चलो मेट्रो सिटीज में डिजिटल लिटरेसी रेट ज्यादा हाई होगा, लेकिन टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में डिजिटल लिटरेसी इतना हाई नहीं है। तो पेरेंट्स तो खुद निर्भर होते हैं बच्चों के ऊपर इंटरनेट के बारे कुछ बातें समझने के लिए कि क्या है क्या नहीं है, कैसे ऑनलाइन पेमेंट करनी है, इंस्टाग्राम पे क्या आता है, फेसबुक पे क्या आता है, तो पेरेंट्स को खुद इतना नहीं पता होता। अब उनके ऊपर आप जिम्मेवारी डालेंगे कि वो ही कंसेंट करेंगे बच्चों को, इससे पहले वो इंटरनेट कंज्यूम करें, तो ये बात भी ऐड नहीं होती यहाँ पे। तो क्यों नहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ही हम मौका देते हैं कि वो सेफर और बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। अब ये अप्रोच को बहुत इनइफेक्टिव माना गया है। इस आर्टिकल में कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि पेरेंटल कंसेंट देना हर बात पे ये एक अप्रोच इफेक्टिव नहीं है, जहां पे हम बच्चों के राइट्स को भी सेफगार्ड कर सकते हैं। बच्चों के भी राइट को सेफगार्ड करना ना, ये तो नहीं कह सकते कि एक 18 साल का बच्चा ही इंटरनेट ऑन कर सकता है, उससे पहले आप इंटरनेट चला ही नहीं सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। अब इंटरनेट आज के टाइम पे बहुत इजीली अवेलेबल है, आप 1 GB का पैक डलवाएं, कोई बहुत महंगा भी नहीं होता 1 GB का पैक। तो अब बच्चों को हमने डिनाई नहीं करना कि वो इंटरनेट एक्सेस ना करे, तो कैसे उनके राइट्स को हम बैलेंस कर सकते हैं, तो इस विषय के बारे में इस आर्टिकल में बात करी गई है। और ये जो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन ड्राफ्ट बिल है, दिस डज नॉट टेक इनटू अकाउंट जो बेस्ट इंटरेस्ट बच्चों के हैं। अब ऐसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, जैसे कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड की बात करें, हम सिग्नेटरी हैं टू दिस कन्वेंशन, उसके चलते हमने 3 कानून भी बनाए हैं। हम RTE की बात करें, 2009 में स्थापित किया था। पॉक्सो एक्ट, अभी कुछ दिन पहले पॉक्सो एक्ट के बारे में भी हमने बात करी थी, 2012 में इस कानून को बनाया गया था। और कमीशंस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट। तो हमने यहाँ पे बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या बातें रहेंगी, तो इन तीनों लेजिस्लेशंस में तो हमने बात करी है, लेकिन क्योंकि हम सिग्नेटरी हैं टू द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989, तो हमने क्या बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट रहेंगे वो डेटा प्रोटेक्शन वाले कानून में क्यों नहीं बात करी है। बिकॉज इंटरनेट तो हर कोई कंज्यूम करेगा ना, चाहे 13 साल का बच्चा हो, चाहे वो 50 साल का हो। अब गैप्स क्या है बिल में? अब ये जो बिल है ये फैक्टर नहीं करता। देखिए, अब इंटरनेट का इस्तेमाल आप कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए भी कर सकते हैं। आपको कुकिंग लेसन सीखने हैं, आपको गिटार बजाना सीखना है, आप म्यूजिक के लेसन लेना चाहते हैं। आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो रील्स के जरिए इंस्टाग्राम पे ये बातें स्प्रेड करते हैं कि कैसे आप एक स्किल को पिकअप कर सकते हैं। तो वट एवर इट इज, तो यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है। आप अपने सेल्फ एक्सप्रेशन को इंप्रूव कर सकते हैं, आप लाइक माइंडेड कम्युनिटीज बना सकते हैं। अब ऑब्वियसली वो लाइक माइंडेड कम्युनिटीज जो हैं वो कोई भी विचारधारा पे हो सकती है। वो विचार आपके डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं, आपके कंस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी कम्युनिटी का मेंबर बन रहे हैं कि भाई आपने देखना है कि बॉम्ब कैसे बनाया जाता है, कि आपने कोई बिल्डिंग को उड़ाना है, तो वो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्टिव बात है। लेकिन इंटरनेट जो है एक खिड़की की तरह है, एक विंडो टू द वर्ल्ड है, एक दरवाजा है। बहुत सारे माध्यम, आज के टाइम पे आपने कोई चीज के बारे डिग्री नहीं करी है, कोई आपने 4 किताबें कम जरूर पढ़ी हो, लेकिन उस पर्टिकुलर स्किल सेट को एक्वायर करने के लिए आपको किताबों की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट को भी कंज्यूम करके वो चीजें सीख सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है ना। हमेशा इंटरनेट को कंज्यूम करना एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे नहीं देखना चाहिए। अब जैसे इंस्टाग्राम है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आज के टाइम पे इंस्टाग्राम भी आधार कार्ड की तरह है। कोई बंदा इंस्टाग्राम पे नहीं है तो हर कोई कहता है कि आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो, कि ऐसा मानने का होता है कि जैसे कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है। तो एवरीबडी इज ऑन इंस्टाग्राम, है ना। बिजनेसेस इंस्टाग्राम पे हैं, बिजनेसेस प्रमोट होते हैं इंस्टाग्राम पे, चाहे वो एजुकेशन बेस्ड बिजनेस हो, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस हो, वट एवर इट इज। और इंस्टाग्राम को भी यूज किया जाता है एजुकेशनल टूल के जरिए। बहुत सारे अब ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं, एडुटेक कंपनीज हैं जिनके इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं, है ना। हमारा भी है, स्लीपी क्लासेस का भी इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब जरूर करें। तो बहरहाल इस तरह के इंस्टाग्राम हैंडल्स को यूटिलाइज किया जाता है एजुकेशनल पर्पसेस के लिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट टूल्स के जरिए। बाय सो मेनी पीपल, सो मेनी आर्टिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। आपकी एक्टिंग की स्किल्स हो, गाने की स्किल्स हो, कुकिंग की स्किल्स हो, आपको बाल काटने आते हो, व्हाटएवर इट इज, तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स इंस्टाग्राम के जरिए इंपार्ट करे जाते हैं। एक और इशू जो यहाँ पे ड्राफ्ट बिल में आता है वो ये है कि ईच प्लेटफॉर्म विल हैव टू ऑब्टेन वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट इन द केस ऑफ माइनर्स, है ना। अब अगर इस प्रोविजन को हम इन्फोर्स करते हैं स्ट्रिक्टली, सो दिस कैन चेंज द वेरी नेचर ऑफ इंटरनेट। जैसे हम जानते हैं इंटरनेट क्या है, इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। लेकिन ये जो प्रोविजन है वेरीफाइबल पेरेंटल कंसेंट का, अब ये इंटरनेट के प्रोविजंस को चेंज कर सकता है। देखिए बात को समझें, अब आप कहीं क्लब में जाते हैं तो क्लब के बाहर बाउंसर्स खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं आप छोटे हो, 16-17 साल के हो, अभी आप इस क्लब में नहीं आ सकते, 18 एंड अबव अलाउड है या 25 एंड अबव अलाउड है। अब इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, तो वहां पे तो कोई बाउंसर नहीं खड़ा ये कहने के लिए कि आप अभी 15 साल के हैं, कि 25 साल के हैं, कि 20 साल के हैं। तो इतना ईजी नहीं है एक माइनर की एज को वेरीफाई करना, इट्स नॉट वेरी ईजी।
प्लेटफॉर्म्स विल हैव टू वेरीफाई द एज ऑफ एवरी यूजर। अब सरकार अभी बताएगा, सरकार का भी यहाँ पे स्टैंड होगा कि क्या कैसे आप वो वेरीफाइबिलिटी के ऊपर आप वो करेंगे डेटा इकट्ठा, कि जो वेरीफाइबिलिटी होगी विल दैट बी बेस्ड ऑन द आईडी प्रूफ और फेशियल रिकॉग्निशन। बट चाहे जो भी माध्यम हो, बच्चों की एज को वेरीफाई करने के लिए डेटा तो और इकट्ठा हो रहा है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन लॉ है, लेकिन बच्चों का ही पर्सनल डेटा और इकट्ठा होगा, चाहे वो उनका फेशियल रिकॉग्निशन डेटा हो, चाहे वो उनका आईडी प्रूफ हो। ठीक है, वट एवर फॉर्म ऑफ वेरीफाइबिलिटी विच वी टेक, ऑल प्लेटफॉर्म्स विल हैव टू नाउ मैनेज मोर डेटा। तो ये तो पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के विरुद्ध बात जा रही है। अब यानी कि जो नागरिक हैं दे विल बी एट ग्रेटर रिस्क ऑफ हार्म्स, डेटा ब्रीचेस हो सकते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट्स हो सकते हैं। तो इसको बैलेंस कैसे करें, है ना, बच्चों के राइट को कैसे बैलेंस करें कि वो भी इंटरनेट को सेफली कंज्यूम कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे जो सुझाव आ रहा है, सोल्यूशंस आ रहे हैं, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो प्लेटफॉर्म्स हैं दे शुड डिजाइन सर्विसेज विद डिफॉल्ट सेटिंग्स एंड फीचर्स जो कि बच्चों को बचा सकते हैं। क्या उनके प्रोडक्ट्स हैं, क्या उनके ऐसे चैनल्स हैं, क्या क्या उनके ऐसे सर्विसेज हैं, उनको प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे ऐसा एक फिल्टर लगाना चाहिए ताकि बच्चे इस तरह के हार्मफुल प्रोडक्ट्स को, हार्मफुल कंटेंट को कंज्यूम ना करें, भड़काऊ कंटेंट को, हेट कंटेंट को कंज्यूम ना करें। तो ये एक बहुत इनोवेटिव एक सोल्यूशन यहाँ पे रखा गया है। एक और बात यहाँ पे कही गई है कि जो एज है ऑफ मैंडेटरी पेरेंटल कंसेंट, आप जो भी सर्विसेज कंज्यूम करना चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की, उस एज को 16-17 साल नहीं बट 13 ईयर्स पे लेके आ जाए। ये ट्रेंड बाकी देशों में भी है। ठीक है, अब कंसेंट रिक्वायरमेंट्स को अगर हम रिलैक्स करेंगे तो देयरफॉर हम डेटा कलेक्शन को मिनिमाइज कर पाएंगे, विच इज वन ऑफ द प्रिंसिपल्स, विच इज वन ऑफ द बुनियाद जिसके ऊपर डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाया गया है। तो देखिए उसके बाद बहुत जरूरी है, अंत में यहाँ पे कॉलमनिस्ट ये कह रहे हैं कि सरकार को भी ना फ्रॉम टाइम टू टाइम सर्वे कंडक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि बच्चों के क्या हैबिट्स हैं, इंटरनेट हैबिट्स क्या हैं, बच्चों की ऑनलाइन हैबिट्स क्या हैं, डिजिटल लिटरेसी की बातचीत हो, पेरेंट्स कितने ज़्यादा डिजिटल लिटरेट हैं, ठीक है, क्या आगे बच्चों का प्रेफरेंस रहता है, किस तरह का कंटेंट वो कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह के सर्वेज होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर लार्ज स्केल में ना भी हो, लिमिटेड स्केल पे भी हो पाए तो वो भी बहुत अच्छी बात है। केवल हम पेरेंट्स के ऊपर यहाँ पे जिम्मेवारी नहीं थोप सकते हैं, ये सोसाइटी वाइड ऑब्लिगेशन बनती है कि कैसे हम अपने बच्चों का भविष्य हम सिक्योर कर सकते हैं। देखिए आने वाले टाइम में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आने वाली हैं, दिस इज कॉल्ड एज द डेकेड ऑफ टेकेड। अब सोसाइटी की भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है कि हम भी, अगर हम कहीं देख रहे हैं, बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं और देखते हैं कि बच्चा आपके सामने बैठा कोई हार्मफुल कंटेंट कंज्यूम कर रहा है, तो आपकी भी जिम्मेवारी बनती है एज एन एल्डर, एज अ स्मार्ट सिटीजन कि आप बच्चे को रोक सकें वहाँ पे कि आप ये गलत कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अब ये बहुत आइडियलिस्टिक बात लगेगी कहने के लिए, लेकिन केवल पेरेंट्स के ऊपर जिम्मेवारी नहीं थोपी जा सकती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी यहाँ पे थोड़ा अपना गेम अप करना पड़ेगा और ये जिम्मेवारी साथ में साझी करनी पड़ेगी। अगला आर्टिकल, एन इंडियन चैप्टर फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज, ये फुरकान कमर जी ने आर्टिकल लिखा है। नाउ देखिए बहुत लंबे समय से ये बात की विश करी जा रही है, इस बात की आशा करी जा रही है कि हम यहाँ पे वो एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, यहाँ पे यानी कि भारत में वो एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें जो कि फॉरेन विदेशों में की जाती है। बहुत सारे बच्चे, ब्रेन ड्रेन का कंसेप्ट आता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ से, खास करके हमारे पंजाब से, हरियाणा से यहाँ से जाते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके पढ़ने के लिए जाते हैं। ब्रेन ड्रेन होता है, ऑब्वियसली फॉरेक्स रिजर्व्स का भी बहुत डिप्लीशन होता है। अगर आप बाहर जाते हैं, आप लेट्स से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, कनाडा जाते हैं, तो वहाँ पे भारत का तो करेंसी नहीं चलेगी, वहाँ पे तो वहीं की करेंसी चलेगी, तो डेफिनेटली आप रुपीज़ के बदले करेंसी भी लेके जाते हैं। अब एक बच्चा बाहर जाता है तो डेफिनेटली वो बाहर ही सेटल होने का सोचेगा। ऐसा बहुत रेयर होता है कि आप कनाडा जाके, अमेरिका जाके अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करके भारत में आके कहीं नौकरी करें, ठीक है, बहुत रेयर होता है। तो अब जब से लिबरलाइजेशन हमारा हुआ है, जब से हमने लिबरलाइजेशन को एम्ब्रेस करा है, तो हम एजुकेशन में भी लिबरलाइजेशन लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब ये आइडिया काफ़ी समय से, पिछले 10-15 सालों से कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में था कि हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस भारत में भी खोलें। अभी रिसेंटली यूजीसी ने इसके चलते ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी बनाई थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब जैसे आपको मैंने बताया कि 15-20 सालों से इस बात को लेकर बातचीत चल रही है कि कैसे हम बच्चों की एक्सीलेंस को प्रमोट कर सकते हैं, कैसे हम एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को बढ़ा सकते हैं, एट द सेम टाइम हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को भी हमने सेफगार्ड करना है, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को हमने खराब नहीं करना अगर हम विदेशी कैंपसेस यहाँ पे सेट कर रहे हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लोग पहले इन फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस को भारत में खोलने से अपोज कर रहे थे, आज वही फोर फ्रंट पे है कि हाँ, यहाँ पे भारत में फॉरेन यूनिवर्सिटी कैंपसेस भी खुलने चाहिए।
ठीक है। अब पॉलिसी प्लानर्स जो हैं वो एक फ्रेमवर्क यहाँ पे डिसाइड करना चाह रहे हैं कि कैसे हम एक बेस्ट फ्रेमवर्क लेके आ सकते हैं, क्या इंसेंटिव, देखिए इंसेंटिव भी तो होना चाहिए ना। अगर आप यहाँ पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं, उसका कैंपस खोलना चाहते हैं, हार्वर्ड तो नहीं चाहता कि वो इंडिया में कैंपस खोले, हालांकि इंडिया में बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन हार्वर्ड के लिए, स्टैनफोर्ड के लिए क्या, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए क्या इंसेंटिव है कि वो यहाँ पे आके कैंपस खोलें, वो बात भी है। तो पॉलिसी प्लानर जो है, पॉलिसी मेकर्स हैं, इस बात को लेकर वो हमेशा डिलेमा में रहते हैं कि क्या क्या प्रपोजल रखे जाएं। अब देखिए जो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रेप्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो जिन देशों में भी हैं, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो यूके में है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो ऐसे ऑपरेट कर रही हैं कि भाई हम नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे ऑपरेट कर रहे हैं, कि हमारा पर्पस है कि हमने नाम तो बहुत कमा लिया है, बहुत पैसा कमा लिया है, बहुत नाम कमा लिया है, हमारे अपने एजुकेशन में क्वालिटी है, स्टैंडर्ड्स है, उसको हमने मेंटेन करना है, और ऐसे कुछ चंद पैसों के लिए हम किसी देश में जाके अपना कैंपस सेट करें तो नहीं, ये हम नहीं करने वाले हैं। कोई इंसेंटिव होना बहुत जरूरी है। अब मिडल ईस्ट में, यूएई हो, दुबई हो, कतर की बात करें, वहां पे अब देखिए, अब वहां पे जमीनें, अब जो वहां के जो लीडर्स हैं, वहां के जो रूलर्स हैं, वो फ्री में जमीनें बांट रहे हैं, लैंड बांट रहे हैं कि आओ यहाँ पे आप यूनिवर्सिटी सेटअप करो, चाहे वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? हम फ्री में जमीन बांट सकते हैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी को कि देखिए फ्री में आपको ये जमीन दे दी है, आप यहाँ पे आके अपना कैंपस बनाएं। यहाँ पे लोगों के द्वारा बहुत प्रोटेस्ट हो सकता है, लोग कहेंगे कि भाई आपने अगर फ्री में ज़मीन बांटनी है तो वहाँ पे अस्पताल बना दो, प्राइमरी एजुकेशन सर्विसेज बेटर कर दो, सरकारी एजुकेशन सर्विसेज भी हमारी बहुत अच्छी नहीं, और हम चले हैं फॉरेन यूनिवर्सिटी को अट्रैक्ट करने के लिए। मतलब सवाल आ सकता है ना। अब आइडिया बुरा नहीं है फॉरेन कैंपसेस को सेट करना, लेकिन हमने पॉलिसी जब मेकिंग करनी है, पॉलिसी को जब हमने देखना है, पॉलिसी को डिज़ाइन करना है, तो प्रोज एंड कॉन्स होने बहुत ज़रूरी है हमारे सामने। अब एनईपी 2020, अब यहां पे रखा गया था कि एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क हम बनाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया था कि हम एक ऐसा फैसिलिटेटिव लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क बनाएंगे जहां पे दुनिया की ना टॉप मोस्ट 100 यूनिवर्सिटीज यहां पे आके ऑपरेट कर सकती हैं, ठीक है। और ऐसी यूनिवर्सिटीज को पूरी ऑटोनॉमी दी जाएगी, ठीक है। ऐसी यूनिवर्सिटीज को उतनी ही ऑटोनॉमी दी जाएगी जितनी यहाँ पे इंडियन यूनिवर्सिटीज को दी जाती है, ऑपरेट करने के लिए, स्टाफ को हायर करने के लिए, एडमिशन क्राइटेरिया सेट करने के लिए। पर ये लेजिस्लेशन जो होगा फैसिलिटेट करेगा कि कैसे फॉरेन यूनिवर्सिटीज यहां पे आ सकती हैं। अब इवन दो एनईपी ने फेवर करा था लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क को, लेकिन इसको एग्जीक्यूट किसके द्वारा किया जा रहा है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा किया जा रहा है। प्रताप भानु मेहता यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन को यूनिवर्सिटी गिमिक्स कमीशन भी कहते हैं। वो जो आर्टिकल मैंने डिस्कस किया था, गिमिक्स यानी कि मजाक करना, मखौल करना ना। अब देखिए पॉलिसी ने प्रिस्क्राइब करा कि हम फैसिलिटेट करेंगे 100 ऐसी यूनिवर्सिटीज को विश्व भर में जो कि क्वालिटी एजुकेशन देती हैं, जो कि बहुत फेमस हैं। लेकिन यूजीसी ने क्या किया? यूजीसी ने 500 यूनिवर्सिटीज का दायरा बढ़ा दिया। यूजीसी ने कहा दैट देखो हम ऐसे 500 यूनिवर्सिटीज को इनवाइट करने के लिए तैयार हैं, 100 नहीं बट 500, 5 गुना ज्यादा यूनिवर्सिटीज को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए तैयार हैं कि वो अपने कैंपसेस यहाँ पे खोल सकते हैं। शर्त क्या है कि उनका रेपुटेशन होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए अपने होम कंट्री में, ठीक है। कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, न्यूजीलैंड हो, कुछ भी हो ना। अभी जो ड्राफ्ट रेगुलेशन है, ड्राफ्ट रेगुलेशन यूजीसी के द्वारा जो है, उसने ये कहा है कि जो क्वालिटी है ना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफ एनी यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया में अपना कैंपस सेट करेंगे, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए भैया। क्वालिटी वही हो जो कि आप वहां पे दे रहे हैं, विदेश में दे रहे हैं, वही क्वालिटी आप यहां पे भी देंगे। द सेम, यानी कि मेडिकल एजुकेशन जो आप वहां पे दे रहे हैं, लेट्स से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं, किसी भी कोर्स की हम बात करें, मेडिकल एजुकेशन की बात हो, जितना वहां पे दे रहे हैं उतना ही आप क्वालिटी के साथ मेडिकल एजुकेशन यहां पे भी देंगे। भूल जाते हो आप ये भूल जाते हो कि यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो वहाँ पे है, जो इंग्लैंड में होगा, जो ऑस्ट्रेलिया में होगा, यहाँ पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप बना लो विदेशी कैंपस, यहाँ पे कितने बच्चे यहाँ पे दाखिला ले लेंगे? 200 बच्चे, 300 बच्चे, ठीक है। यहाँ पे हम यूनिवर्सिटीज़ में हज़ारों बच्चों को चाहते हैं कि उनको एजुकेशन मिले। अफोर्डेबल होगा क्या वो एजुकेशन? अफोर्डेबिलिटी की भी बात आती है। और अगेन यूजीसी कहता है कि देखो जो भी कोर्सेज आप ऑफर करेंगे ना, उसमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हमारी देश की हमारे देश की जो अखंडता है, जो हमारी सॉवरेनिटी है, उसको हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देंगे, चाहे जो भी आप कोर्सेज हमको देना चाहते हो, ठीक है। तो एक तरफ तो यूजीसी कह रहा है कि भाई हम आपको गारंटी दे रहे हैं, प्रॉमिस कर रहे हैं कि एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आपको दी जाएगी कि आपने जैसे भी अपनी यूनिवर्सिटी को रन करना है। और दूसरी तरफ यूजीसी ये कहता है कि जो भी सरकार, जो भी गाइडलाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम भारत सरकार के द्वारा या यूजीसी के द्वारा बनाई जाएंगी, वो गाइडलाइंस को भी आपने मानना है, स्वीकार करना है। अब अगेन यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाती हैं कि आप कंप्लीट ऑटोनॉमी देने को तैयार नहीं है, तो उनको क्या इंसेंटिव मिलेगा यहाँ पे कैंपस सेट करने का, ठीक है। अब ये प्रोविजन है, अब एजुकेशन है, एजुकेशन हैज टू बी वेरी लिबरल। ऑफ कोर्स आप किसी भी देश में ऐसी एजुकेशन प्रमोट नहीं कर सकते हैं जो कि उस देश के अगेंस्ट हो या जो उस देश के नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, है ना। अब अगर हमने हिस्ट्री पढ़ानी है यहाँ पे, तो हम हिस्ट्री में ये नहीं कह सकते कि नहीं कि भारत कि अगर हम अपनी हिस्ट्री को रीशेप करने की कोशिश करें कि हम बोले कि नहीं अंग्रेजों ने सही किया, हमको 250 साल रूल किया, हम ये बातें नहीं लेके आ सकते हैं।
अब हिस्ट्री हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हम इस नजरिए से बच्चों के सामने पेश नहीं कर सकते हैं जहां पे हम अपनी कंट्री की इमेज को ही बुरा दिखाएं। वो बात तो ऑब्वियसली बिल्कुल यहाँ पे यूजीसी की बात जो है वो बिल्कुल वैलिड है ना। लेकिन अगेन यूनिवर्सिटीज का ये कहना है कि ये सब कंडीशंस लगा के आप हमारी ऑटोनॉमी पे भी ठेस लगा सकते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज का ये कहना है कि एक तरफ तो आप हमको बिल्कुल आट पार रखना चाहते हैं विद इंडियन यूनिवर्सिटीज, लेकिन उसके बाद इतने सारे टीएनसी यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस आप लगा रहे हैं। अब सरकारी ऑफिशियल्स का ये कहना था एक मीडिया मीटिंग में कि देखिए अगर हम फॉरेन कैंपसेस को यहाँ पे अलाउ करते हैं सेटअप होने के लिए, तो उससे बहुत सारा जो विदेशी हमारा जो पैसा है, जो धन है, जो फॉरेक्स करेंसी है, वो बाहर नहीं जाएगा। यानी कि 28 से 30 बिलियन डॉलर का हम फॉरेक्स रिजर्व सेव कर सकते हैं। लेकिन आरबीआई का डेटा क्या कहता है? आरबीआई का डेटा कहता है दैट फॉरेन आउटफ्लो ऑन अकाउंट ऑफ एजुकेशन लगभग 5 या 6 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं होगा। अगर मान भी लेके चलो 5 बिलियन डॉलर बहुत ज्यादा रकम है कि 5-6 बिलियन डॉलर हर साल हमारा वेस्ट हो रहा है, फॉरेक्स करेंसी से डिप्लीट हो रहा है कि बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ये जो आइडिया है कि हम एजुकेशन को सब्सटीट्यूट करें, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का जो आइडिया हायर एजुकेशन में, क्या ये आइडिया यहाँ पे वैलिड रहेगा? बच्चे अकेले बाहर पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, वो नौकरी के लिए भी जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पे कैसे हमको बेटर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, क्या क्या यहाँ पे हमको सुविधाएं मिल रही हैं जो भारत में नहीं है, कि कल को हम अपने पेरेंट्स को भी यहाँ पे बुला सकते हैं, अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। तो स्टडिंग इन अ फॉरेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वुड ऑफर देम नन ऑफ दिस। इंटरेस्टिंगली तो आप बच्चों के लिए भी क्या इंसेंटिव रख रहे हैं कि आप उनको रोक सकें कि आप बाहर मत जाइए, यहीं पे बैठ के पढ़िए? ये बात भी सोचने वाली है। क्वेश्चन ऑफ द डे, डेटा प्रोटेक्शन लॉ हैज टू बैलेंस द सेफ्टी एंड एजेंसी ऑफ चिल्ड्रन ऑनलाइन, रियलाइजिंग दैट इंडियाज टेकेड कैन नॉट बी रियलाइज्ड विदाउट इट्स यंग। क्या विचार हैं आपके? कमेंट करें 250 शब्दों में, और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी इस आंसर को पोस्ट कर सकते हैं। द नेम ऑफ द ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग। अब इस टेलीग्राम ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपने अगर वीडियो देख रहे हैं तो अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये लिंक दिखाई देगा, क्लिक करेंगे तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टूवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर दोनों ही यहाँ पे शाम को 6 बजे पिन करे जाते हैं। चलिए, सो आज का ब्रीफ एनालिसिस इतना था, बाकी मिलेंगे दोस्तों हम कल और चर्चा के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें और अपनी सेहत का भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।